ट्रम्प भस्मासुर है। लास्ट टाइम जब आप मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, एक प्रेडिक्शन हमने किया था। शनि प्रधान समय चल रहा है। ज्योतिष विज्ञान कैलकुलेशन कि भारत तरक्की करेगा तो भारत का अच्छा समय है। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो भारत के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, जी, ये एक समय है। जो भारत के हक में बोलेगा उसकी तरक्की होती जाएगी। भारत में भी मोदी जी अच्छे हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो क्रांति है। देखिए, इंसान 3 तरह से सोचता है, दिल, दिमाग और आत्मा। ऐसा कभी हुआ है कि कभी गलत हुआ हो प्रेडिक्शन? बहुत बार हुआ है। अभी पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है या आगे उसका क्या फ्यूचर है? पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पे है जो सिर्फ न्यूज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के हालात को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। तो चलिए पॉलिटिक्स से बाहर जाकर देखते हैं इन दोनों देशों के कार्मिक कनेक्शन को। प्लीज़ वेलकम विद्यार्थी साई ओनली ऑन द बी नाया पॉडकास्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बी नाया। स्वागत है आप सबका बी नाया पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के जो मेहमान है बहुत ही खास मेहमान है। ये ऐसे मेहमान है जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट पे आ चुके हैं। प्लीज वेलकम विद्यार्थी साई ओनली ऑन द बी नाया पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने पहले मेरे पॉडकास्ट पे आके मेरे पॉडकास्ट को एक अलग ही मुकाम तक लेके गए हैं। सो शुक्रिया आपका कि आप वापस से मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए कि आपने मुझे दोबारा आमंत्रित किया। जी, मेरा सौभाग्य है। पिछली बार जब आपने बुलाया, काफ़ी बातें शेयर हुई, जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जब मुझे दोबारा पता चला कि आप आमंत्रित कर रहे हो, तो मैंने इसे अपना सौभाग्य समझा। मेरा ये मानना है कि मेरे आसपास सब कृष्णा ही करते हैं। जी, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मेरे लिए आप कृष्णा हो। मेरे लिए ये जो भाई साहब कैमरा चला रहे हैं, जी, ये कृष्णा है। जिन्होंने इस लाइटिंग का अरेंज किया, वो कृष्णा है। मैंने अपनी लाइफ का एक असूल बना लिया है कि मेरे आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं, वो भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जी, वो जो भी मुझे कहते हैं, मैं अपनी इंटरनल वॉइस को सुनता हूँ। कई बार मुझे मेरे दिमाग को लगता है कि गलत सुन रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी इंटरनल वॉइस के हिसाब से चलता हूँ और बाद में जी। वो सही साबित होता है। तो मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। ऐसा कभी हुआ है कि कभी गलत हुआ हो इंट्यूशन? बहुत बार हुआ है। फिर? मुझे मैं आपको ना एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं उन दिनों में दुबई में था, मैं और मेरी पत्नी। और जब आप फॉरेन में होते हो ना, तो आपको इंडियन डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं एक पाकिस्तानी होटल से उसके लिए पानी पूरी पैक करवा के ला रहा था। वहाँ पर एक पिजारो अच्छी गाड़ी, और उसमें एक भाई साहब बैठे हुए थे, 2-3 लेडीज़ बैठे हुए थे, और उन्होंने बुर्के पहने हुए थे, औरतों ने। तो पता चल रहा था कि वो देखने में इंडियन हैं और पाकिस्तानी हैं, ऐसा। जब मैं उनके करीब गया, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं पैदल था, तो मैंने समझा शायद कोई एड्रेस पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ओमान से हैं, गाड़ी का नंबर ओमान का था। तो हम यहाँ पर आए थे, और उन दिनों में ज़्यादा ऑनलाइन या ये ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि मेरा पर्स गुम हो गया है, अगर आप मुझे 500 दिरहम दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और मैं आपको लौटा दूंगा, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मेरे मन में ना आवाज़ नहीं आई। मेरा दिमाग कह रहा था इसको ज़रूरत है, इसको दे दो। पैसे थे मेरे पास। मैं घर आया, मैं काफ़ी उदास था। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, सब मेरे स्वभाव को जानते हैं। उसने पहचान लिया। उसने कहा, क्या बात है, आप परेशान दिख रहे हो। मैंने कहा, आज मैंने किसी को मना किया, मैं उसकी मदद कर सकता था। कहती, आप चिंता मत करो, भगवान पे छोड़ दो। वही बात हुई। मैंने अपने दिमाग को डिनाई किया और इंटरनल वॉइस पर काम किया।
उसको मना किया हुआ था, तो मैं अपनी इंटरनल वॉइस के वजह से खुश रहा। 6 महीने बीत गए इस बात को। अचानक वही बंदा, वही गाड़ी मुझे एक जगह पे मिल गए। मैंने सोचा शायद ये थैंक्स करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको किसी और का रेफरेंस दे दिया था कि वो आपका पाकिस्तानी भाई है, आप दुकान पे चले जाओ और वो आपकी मदद करेगा। मैंने कहा शायद ये उसने मुझे धन्यवाद करने के लिए दोबारा बुलाया। मैं फिर उसके पास गया, वही बंदा, वही औरतें, वही गाड़ी। जैसे ही मैं उसके पास गया, इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उसने बोलना शुरू कर दिया। कहता साहब मैं ओमान से आया हूँ, यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर में गया था, मेरा पर्स गुम हो गया, अगर आप मुझे 500 दिरहम दे दो। मैंने उसे बहुत डांटा और मैंने थैंक्स किया मेरी इंटरनल वॉइस को कि उस दिन मेरे पैसे भी बचाए और मुझे जो है, जो मेरा द्वंद चल रहा था दिमाग और आत्मा का, वो खत्म करवाया। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि आपकी इंटरनल वॉइस आपको कुछ कहती है, दिमाग कुछ कहता है। मेरे साथ में भी ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन अल्टरनेट मैंने ये देखा है कि अगर मैं अपनी इंटरनल वॉइस की सुनूं ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। पर ऐसी सिचुएशन कभी रहती है कि किसी को सही में मदद की ज़रूरत है, कोई हम तक आता है, पर हम ये कैसे डिसाइड करें कि इसकी हमें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, इंसान 3 तरह से सोचता है, दिल, दिमाग और आत्मा। दिमाग सेल्फिश होता है। आपको भूख लगी है, वो आपको ही बताएगा कि भैया तेरे को भूख लगी है। मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, दिमाग मुझे बताएगा। दिमाग अपने लिए सोचता है। दिल अपनी टीम के लिए सोचता है कि मेरे परिवार को भूख लगी है, मेरे बच्चे को चोट लगी है, मेरे देश ने मैच जीत लिया है, मेरी जाति ने ऐसा कर लिया है, मेरी टीम ने ऐसा कर लिया। जब मैं होता है तो दिमाग, वो आवाज़ दिमाग की होती है। जब हम होता है तो वो दिमाग दिल की होती है। मैं, हम, सब की जब आप सोचते हैं तो वो दिमाग की नहीं, वो दिल की नहीं, वो आत्मा की आवाज होती है। मैं, हम, सब। मैं यानी मैं, मेरा दिमाग मुझे कहेगा यार इंडिया पाकिस्तान का मैच लगा, तूने क्या कर रहा है, अपना काम कर। दिल कहेगा कि मेरा देश जी आत्मा कहेगी अच्छा क्रिकेट। जी तो हमें कई बार दिमाग की सुननी चाहिए, कई बार दिल की सुननी चाहिए, कई बार आत्मा की सुननी चाहिए। ओके दिमाग आपको बता देता है कि सामने वाला आपको बेवकूफ बना रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। दिमाग बहुत सेल्फिश होता है। दिल एक ग्रुप के लिए सोचता है। आत्मा तो कहती है कि सब कुछ बेच दे, उससे भी गुजारा नहीं है ना। जी 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 आज हम आपको मैंने बुलाया एक ऐसी बात पे बात करने के लिए जो कि हमारी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की जो सिचुएशन है, हमने लास्ट टाइम जब आप मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, एक प्रेडिक्शन हमने किया था जो कि अभी सही हुआ है इंडिया के रिलेटेड, कि आपने कहा था इंडिया सुपर पावर अब बनने के होड़ में है और जो भी देश के आड़े आएगा वो अब नहीं बचेगा। देखिए, होड़ होता है एक लाइन, ओके इंडिया लाइन में नहीं है। आपने एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आज भारत उस स्थिति में आ गया है। पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, एक मैग्नेट की तरह। मैग्नेट को लोहे की जरूरत नहीं होती है, मैग्नेट की तरफ सब आकर्षित हो जाते हैं। भारत का वो समय आ गया हुआ है। जब किसी का बुरा समय होता है तो अच्छे शॉट पर भी एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ी जाती है और इंसान आउट हो जाता है। और जब अच्छा समय शुरू होता है तो बुरा शॉट भी कैच ड्रॉप हो जाता है। तो भारत का अच्छा समय है, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मेरा देश है, मैं दिल से, अभी आपको बताया मैंने, दिल, दिमाग और आत्मा। जी मेरा देश है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। ये ज्योतिष विज्ञान की कैलकुलेशन है कि भारत तरक्की करेगा। मेरी भविष्यवाणी है, मेरी कैलकुलेशन है, मेरा 33 साल का एक्सपीरियंस है। भारत तरक्की करेगा। सर, इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ऐसे स्टार्स या क्या ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल
सिचुएशन बन रही है जिसके कारण आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं? देखिए, स्टार्स में एक स्टार होता है शनि। शनि का अपना वजूद नहीं है, शनि समाज होता है। ओके। ठीक है, आप पर आपके समाज का बहुत हिस्सा होता है। आज हमारे समाज की इलेक्ट्रिसिटी अगर खराब है, आप भी मेहनत कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं भी मेहनत करके यहां आया हूं, लाइट चली जाए, लाइट हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। लाइट पर किसकी मेहरबानी है? देश की या उसी विभाग की। जी। ऐसी कोई भी चीज जो किसी और पर डिपेंड हो, किसी समूह पर, वो शनि के अधीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ने इंसान बनाया, महिला बनाई, पुरुष बनाया, शादी नहीं बनाई। शादी, हालांकि शादी शुक्र से रिलेटेड है, लेकिन शादी दो परिवारों का मिलन है, वो शनि है। शनि खराब तो शादी खराब। इन लॉस के बीच में लड़ाई हो जाएगी। मियाँ बीबी कितने भी राजी हो, वो बोलेगा मेरा बेटा सही है, फीमेल वाले बोलेंगे मेरी बेटी सही है, अलग हो जाएंगे। शनि। भगवान ने सेब बनाया है, संतरा बनाया है, माल्टा बनाया है, अंगूर बनाया है, जौ बनाई है, कनक बनाई है, चावल बनाया है, ये भगवान ने बनाया। लेकिन इंसान ने क्या बनाया? इसकी शराब। तो शराब शनि से रिलेटेड है। ओके। भगवान ने क्रूड ऑयल बनाया है, उसको पेट्रोल किसने बनाया? इंसान ने। रिफाइनरी किसने बनाई? इंसान ने। तो रिफाइन का काम शनि के अधीन है। भगवान ने पाम ऑयल बनाया, पाम बनाया है, भगवान ने मूंगफली बनाई है, भगवान ने सोयाबीन बनाई है, वो हमने नहीं बनाई, लेकिन हमने क्या बनाया? उसका तेल। तो तेल शनि से रिलेटेड है। तो समाज के रूल्स, हमारे रूल अलग है, पाकिस्तान के रूल अलग है, बांग्लादेश के अलग है, लक्समबर्ग के अलग है, यूरोप के अलग है, इंग्लैंड के अलग है, अमेरिका के अलग है। रूल्स हमने बनाए हैं। तो इस समय शनि प्रधान समय चल रहा है। ओके। तो पहले क्या होता था? शुक्र प्रधान था, कभी सूर्य प्रधान होता। जब सूर्य प्रधान समय चलता है तो इंसान सब ब्रांड्स के पीछे भाग रहे थे कि हमने सोनी का सामान खरीदना, हमने हिताची का खरीदना है। अब क्या है? शनि प्रधान काम है। तो शनि प्रधान में क्या है कि अंधाधुंध मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसीलिए चाइना का माल वो है, तरक्की कर रहा है। पर अभी चाइना, अभी याद रखिएगा, जब मैं भारत की बात करता हूं ना, तो आपको प्रयागराज से एक डाया घुमाना होगा। ओके। उसमें नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, म्यांमार भी आता है, चाइना का सदर्न पार्ट, चाइना का बोल सकते हैं उसको साउथ ईस्ट पार्ट, ओके, जिसमें बीजिंग है, गुगांगजू है, शंघाई है। चाइना का मंगोलिया से जुड़ता हुआ पार्ट नहीं, ये पार्ट। और दुनिया की आधी आबादी इसी पार्ट में रहती है जी। तो अभी इनकी तरक्की हो रही है, तरक्की होगी। अब आप बोलेंगे सर, आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की भी तरक्की होगी। जी, मेरा वही पूछना है आपसे। जी, पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी कि कई बार तरक्की के लिए हमें अपने राजा को किल करना पड़ता है। जब रशिया का टाइम आया था ना, तो रशिया में कम्युनिज्म पैदा हुआ और उन्होंने जार की हत्या की। ओके। जब श्रीलंका में, अभी हाल ही में श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अगर तो वो बंदा सही है, तख्ता पलट करने के बाद जो यूनुस आया, वो चाहे हमारे लिए खराब है या नहीं है, बांग्लादेश के लिए सही है तो वो टिकेगा, नहीं टिकेगा, अगर नहीं सही है तो वहां पर फिर से क्रांति होगी। ओके। तब तक होती रहेगी जब तक एक अच्छा इंसान नहीं आ जाएगा। भारत में भी मोदी जी अच्छे हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो क्रांति हो जाएगी। ओके। अभी हम लोगों ने हाल ही में, यानी कि 10-15 साल पहले मनमोहन जी को डिनाई किया। मनमोहन जी बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन हमने क्यों डिनाई किया? क्योंकि हमारा समय अच्छा था, हमें उससे अच्छे चाहिए, और अगर इनसे कोई अच्छा आया तो हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे। ये एक समय होता है। अगर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या उनके जो आर्मी चीफ है वो सही है तो वो उनको अडॉप्ट करेंगे, अगर वो सही नहीं है तो वहां पे क्रांति हो जाएगी। वैसे होने वाली है क्रांति। क्यों होने वाली है? वो सही नहीं है। अब आपको मैं ये भी बता दूं
जी कि मेरे कंट्री के वो दुश्मन है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये रियलिटी है। सही बात है। ना तो उनको स्पीच आती है, जिसको नेपोटिज्म कहते हैं। अब वो भी नेपोटिज्म, नवाज शरीफ भी नेपोटिज्म, आर्मी की दादागिरी। एक लिमिट होती है ना। जी जब भी कोई, मेरा एक शेर है, किसी के सब्र का इम्तिहान इतना ना लो सागर कि सब्र का बांध टूटते ही तुम बह जाओ। तो वो सब्र का बांध तोड़ रहे हैं। ये कब टूटेगा? कभी भी, ताबूत में कभी भी आखिरी कील ठुक सकता है। समय हो चुका है। मैंने आपको पिछली एपिसोड में कहा था कि 1 अप्रैल 2025 से ऑफिशियल टाइम शुरू हो जाएगा। 2 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल होता है ना, इसीलिए ट्रंप ने 2 अप्रैल को टैरिफ अनाउंस कर दी। सारी दुनिया पे टैरिफ लगा दिया। जब उसने सारी दुनिया पे टैरिफ लगाया, वो एक बहुत बड़ा बेवकूफी वाला कदम था। वो अपने देश को बोल रहा है कि मैं आपके लिए सोच रहा हूं कि आप काम करो। जी अब आप देखिए ना, मैं इसको एक इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। जी आपने मेरे लिए कॉफी मंगाई, जी आप बोलो कि भैया मैं कॉफी की भी फैक्ट्री अभी दुकान खोल लूं, मेरे गेस्ट आते हैं, मैं उनके लिए कॉफी बनाता हूं। ये कप भी मैं खुद ही निर्माण करना शुरू करूं, ये लाइट भी खुद ही बनानी शुरू करूं, ये वायरिंग भी खुद ही बनानी शुरू करूं। भगवान करे ऐसा हो जाए कि सारा कुछ आपका हो, जी लेकिन उसमें एक समय लगता है। जी और उसने क्या किया कि आपने कॉफी मंगाई कोस्टा से 200 रुपए की, आपने बोला कोस्टा अमेरिकन है, तो सिक्योरिटी गार्ड को बोल दिया जब ये लेकर आएगा तो 50 रुपए से टैरिफ ले लो, तो आप तक पहुंची 250 रुपए में। वो तो बेवकूफी है। वो आधुनिक युग में मोहम्मद तुगलक वाले काम कर रहा है। ट्रंप कुछ कर रहा है, पुतिन कुछ कर रहा है, यूक्रेन कुछ कर रहा है, यूरोप कुछ कर रहा है, अफ्रीका कुछ कर रहा है। भारत बहुत सही ढंग से आगे जा रहा है। जी तो जो मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कहा ना कि सितारे हमारे हक में हैं, हम सोने की चिड़िया थे, नहीं थे, बाद में नहीं रहे, अब फिर बनने जा रहे हैं। कितना वक्त लगेगा सोने की और चिड़िया? ऑफिशियल शुरू हो चुका है। जी ये शताब्दी से ही हो गई थी, तरक्की कर रहे थे। इसके लिए अलग अलग लोग जिम्मेवार हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को श्रेय नहीं दे रहा हूं। लालू यादव जी आए, उन्होंने रेलवे की कायाकल्प कर दी। उसके बाद मनमोहन जी आ गए, मनमोहन जी ने कई अच्छे फैसले लिए। मोदी जी आ गए, एक के बाद अच्छे फैसले हो रहे, नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है। जी अब दबाया जा रहा है भारत को, क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी देश की तरक्की दूसरे देश को हजम नहीं होती। नहीं होती है। वो दबा रहे हैं, लेकिन कब तक दबाएंगे? कनाडा, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, भारत के खिलाफ बोल रहा था ना। जी इमरान खान भारत के खिलाफ बोल रहा था, जेल में बैठा है। नवाज शरीफ भारत के खिलाफ बोला, लंदन में है। मुशर्रफ, उसको मरने के बाद लाश आई उसके देश में। जो जो भारत के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, जी ये एक समय है। जो भारत के हक में बोलेगा उसकी तरक्की होती जाएगी। मेरा देश है, मैं इसीलिए नहीं कह रहा। भगवान करे मेरा देश बहुत तरक्की करे। मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूं, मुझे फक्र है कि मैं भारतीय हूं। जी लेकिन ये जो बयान मैंने अभी दिए हैं, मैं भारतीय होने के नाते नहीं दे रहा हूं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सर, आपसे भी कई लोगों ने एक सवाल पूछा है आपके इंस्टाग्राम पे कि अभी पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, या आगे उसका क्या फ्यूचर है, या उसके टुकड़े होंगे तो कितने होंगे, क्या है आगे, क्या देखा जा रहा है उसका? आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। देखिए, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं है। ओके। पाकिस्तान क्यों बना? ऐसा नहीं था कि भारत में हिंदू मुस्लिम अलग रह रहे थे। 47 से पहले भी एक साथ थे। एक साथ है। अंग्रेज यहां से जाना नहीं चाहते थे। इसकी एक कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। जी इसकी कहानी की शुरुआत महाभारत से होती है। बताइए। महाभारत में जब कौरवों पर प्रेशर बनने लगा कि पांडवों को कोई जमीन दो, कोई राजपाट, कोई इलाका दे दो, वो प्रेशर जब बढ़ गया ना, तो उनसे हजम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने तत्कालीन अच्छे पंडितों को बुलाया कि कोई मनहूस जगह, कोई पनौती जगह चुन कर दो
जहां पर जाते ही ये पांडवों का सर्वनाश हो जाए। ओके। उन्होंने एक जगह ढूंढी, खांडोप्रस्थ। खांडोप्रस्थ। ओके। फिर उन्होंने उनको दे दी। अब पांडवों की मेहनत, उन्होंने खांडोप्रस्थ को इतना अच्छा बना दिया कि उसका नाम बदल के इंद्रप्रस्थ हो गया। बड़ा सजाया, बड़ा अच्छा इंटीरियर किया। फिर दुर्योधन को वहां पर आमंत्रित किया, जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, उसका नाम सूर्योधन था। सूर्यधन था। उसको इनवाइट किया। जब वो वहां आया तो उसके मुंह से लार टपक पड़ी। अरे इतनी अच्छी जगह! उसने जाके अपने पंडितों को बोला, क्या है, मैंने पनौती जगह बोली थी, आपने तो एक स्वर्ग दे दिया उनको। फिर एक षड्यंत्र रचा गया शकुनी द्वारा, उनको बुलाया गया और पांडव जो है वो जुए में अपना राजपाट हार गए। जो खांडोप्रस्थ, जो इंद्रप्रस्थ बन चुका था, वो हार गए। अब दुर्योधन ये बात भूल गया कि ये जगह का निर्माण तो मैंने ही करवाया था, और इसलिए करवाया था कि ये मनहूस जगह मिल जाए। अब वो मनहूस जगह किसकी हो गई? दुर्योधन की हो गई। उसके बाद महाभारत हुआ। पांडवों का तो, पांडवों के लिए वो मनहूस जगह ने उनके पास नहीं रही, जंगल में चले गए वो। दुर्योधन ने भी वही काम किया, वो जगह अपने नाम करवा ली। नतीजा क्या हुआ? महाभारत की लड़ाई हुई और पूरे परिवार का सर्वनाश हो गया जी। अब आते हैं, उसके बाद कई साल बीतते गए, कई साल बीतते गए, और ये जगह पे किसी ने राज नहीं किया। और फिर हमलावर आए। हमलावर आए तो मुस्लिम हमलावर हिंदू रीति रिवाज पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उसी इंद्रप्रस्थ को दिल से लगा लिया और उसका नाम रखा दिल्ली। और वो जगह जिसको दिल्ली का आज मेहरौली का एरिया बोलते हैं, जहां पर कुतुब मीनार है जी, वो वहां पर बस गया। कुतुब खत्म, रजिया सुल्ताना आई वो खत्म, सूरी आए वो खत्म। उसके बाद मुगल को छोड़ के सब आते गए। पहले मुगल भी आए थे, फिर भाग गए। फिर मुगलों ने काम किया कि अकबर ने इस चीज को स्टडी किया, हालांकि वो छोटी सी उम्र का था। वो दिल्ली नहीं आया, वो सीधा आगरा चला गया। अच्छा। आगरा गया तो बाद में क्या हुआ, वही दिल्ली में अकबर का पोता शाहजहां आया। ऐसा आया कि शाहजहां को उसके बेटे ने ही जेल में डाल दिया, और उसका बेटा यानी कि औरंगजेब दिल्ली आ गया। औरंगजेब के बाद दिल्ली किसी से नहीं संभला। लास्ट बहादुर शाह जफर जूनियर को भागना पड़ा। ओके। सिख भी दिल्ली तक पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का काल खत्म हो गया। मराठा भी दिल्ली हासिल कर चुके थे, मगर उसके बाद मराठा भी जो है वो पीछे हट गए, खत्म हो गए। उसके बाद में ही, जस्ट दिल्ली हासिल करने के बाद में ही पानीपत की अगली लड़ाई शुरू हुई थी। ओके। इसके बाद राज आया अंग्रेजों का। 1911 तक वो अच्छे भले कलकत्ता में बैठे हुए थे जी। जैसे 1911 में वो दिल्ली आए, 1914 में पहला वर्ल्ड वार लग गया। फिर पूरी दुनिया में विरोध शुरू हुआ उनका। सेकेंड वर्ल्ड वार आते आते वो खोखले हो गए। बाई चांस बच गए वो, नहीं तो हिटलर ने तो उनको पूरा खत्म कर दिया हुआ था। और भारत कहां से था? कटक से अटक तक, यानी कि एक अटक करके एक जगह है पाकिस्तान में। ओके। आज जो गोल्डन टेम्पल है ना, गोल्डन टेम्पल मेल है, इसका नाम पहला फ्रंटियर मेल होता था। ये वहां से चलती थी। फ्रंटियर नॉर्थ, एक फ्रंटियर अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्ट फ्रंटियर, एक नॉर्थ फ्रंटियर जो सुबह सरहद जिसको बोलते थे। उसके बाद से अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। ओके। तो भारत इतना विशाल था। अब बात आ गई थी आपके सवाल की कि पाकिस्तान, तो अंग्रेजों को इस बात का शक था कि रशिया के पास ऐसे समुद्रों का एक्सेस है जो बर्फ बन जाती है। यहां अलास्का में था, तो उन्होंने अलास्का अमेरिका को बेच दिया। तो उनको अंग्रेजों को एक शक था कि कभी भी रशिया वाया अफगानिस्तान इंडिया हासिल कर सकता है, इंडिया में आ सकता है। ओके। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा डिवाइड किया इंडिया को कि बाद में इंडिया वेस्ट एशिया से भी अलग रहा, और वहां से रशिया से भी अलग रहा,
और इतना ही नहीं, वो जो बीज बो के गए थे आज तक होता है, आज तक की जो है वो इस बीज का असर है। ये ऑपरेशन सिंदूर या ये जो पाकिस्तान की लड़ाई है, ये वेस्ट की लड़ाई थी। ये आज भी हम लोग वेस्ट से लड़ रहे हैं। देखा नहीं क्या, ट्रम्प सामने आ गया, हाँ, नहीं तो खत्म था। अभी था। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान खत्म था। ट्रम्प क्यों सामने आ गया, वेस्ट क्यों सामने आया? क्योंकि उनको पता था। लेकिन मैं एक बात आपके प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं जी, कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आज ईद है ना, तो जी, आज ही ये बात बता दूं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को हासिल कर लेंगे, हम ये जीत हासिल कर लेंगे। कब तक बचते रहोगे? हम भाई हैं, मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारा बहुत प्यार है हिंदू मुसलमान का, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन ये अंग्रेजों ने ये जो बनाया हुआ है ना, ये षड्यंत्र, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जब पाकिस्तानी अफगानिस्तान पर हमला करते हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं होते? हाल ही में एक लड़ाई हुई थी 1 साल पहले, जब पाकिस्तान के जहाज जाके ईरान पर हमला कर रहे थे। जी, जब तो इजराइल ईरान पर हमला करता है तो पाकिस्तानी चिल्लाते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को। असल में पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तानी अवाम के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। जो पाकिस्तानी हुकूमत है ना, वो एक तरह से मोहरे हैं वेस्ट के। उन्होंने अपने देश को खोखला कर दिया हुआ है। जैसे पुराने जमाने में होता था ना कि जो बड़े बड़े लोग होते थे किसी भी राज्य के, अंग्रेज उनको पेंशन देते थे और वो जी हजूरी करते थे, जनता मरती जाती थी। सेम ऐसा ही है। तो पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं है, पाकिस्तान कोई शब्द नहीं था इतिहास में 47 से पहले। जी, कंट्री इज बलूचिस्तान, कंट्री इज सिंध, जहां पर पहली बार बिन कासिम एक मुसलमान ने आके भारत में राज किया था। कंट्री इज सिंध, कंट्री इज बलूचिस्तान, ओके, ठीक है। जूनागढ़, ये रियासतें होती थी। जो लाहौर है, ये लाहौर से पहले क्या होता था, वहां पे 12 आला होते थे। पंजाबी में जहां पर कबूतर भी रहता है ना, उसको आला कहते हैं। अच्छा, ये 12 अलग अलग आले थे, अंबाला, जंडियाला, पटियाला, जी, जड़ाला। ये 12 आले जो थे, ये प्रोविंस थे महाराजा रंजीत सिंह के। ओके, जो उनकी देहांत के बाद में पटियाला अलग हो गया, जड़ाला अलग हो गया। ये तो हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा है। लाहौर हिंदुओं का शहर था, जी, इसीलिए डिवाइड के जो विभाजन के बाद में पाकिस्तानियों को दे दिया गया कि ताकि लड़ाई हो। और ये जो पार्टीशन हुआ था, तो उसमें जो डिसाइड किया था कि लाहौर पाकिस्तान में जाएगा, जो अमृतसर है वो हमारे देखिए, इंडिया में। अमृतसर तब एक बहुत छोटा सा शहर था। जी, जो मुख्य रास्ता था ना, वो ये था लुधियाना, जी, फिरोजपुर, फिरोजपुर से कसूर, जी, फिर लाहौर। कसूर जो है वो भगवान राम के पुत्र कुश के नाम से रखा हुआ है। उसका नाम था कुश होर, क्योंकि उनका कुशा जैसा स्वभाव था। होर का मतलब गेट, लाहौर का मतलब है लोहोर, यानी कि लोहे के समान विशाल, मजबूत और एक गेट। शब्द है लोह कुश। लोग, लव कुश शब्द नहीं है, हम लोग बार बार बोलते हैं लव कुश लव कुश। लव तो फ्रेंच वर्ड है, लव इंग्लिश का वर्ड भी नहीं। जैसे कहते हैं ना आई लव यू, जी, लव इंग्लिश का वर्ड नहीं है, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ है शून्य। अभी भी टेनिस के मैच होते हैं, आपने लव, सुना होगा लव, लव क्या? लव 15, लव 30। लव का मतलब होता है शून्य। ये वर्ड है लो कुश। लो का मतलब एक लोहे के समान था मजबूत, और एक कुश के समान कोमल। जी, तो इनके नाम पर कौशौर और लाहौर, ये 2 शहर होते थे। कौशौर को आजकल कसूर कहते हैं। आपने कभी कसूरी मेथी खाई होगी, जी, ये वहीं की है। ओके, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे जो पैतृक यानी मेरे परदादा, वो लाहौर से है। आजादी से बहुत पहले से आ गए थे, जालंधर में आके रहने लगे। जालंधर मुसलमानों का शहर था, ओके, लाहौर हिंदुओं का शहर था। तो इन्होंने जानबूझ के जालंधर इंडिया को दिया, मुसलमानों को लाहौर दिया, ताकि मारकाट हो। जो बीज बोए थे ना आजादी के समय, जी, ये हमारी किस्मत अच्छी है कि भारत उनकी बातों में नहीं आया और हम स्वावलंबी बन गए। चाहे राज किसी का भी हो, कांग्रेस आई, जनता पार्टी आई, कोई भी पार्टी आई,
हमने तरक्की की है। जी और जो पाकिस्तान को जैसा छोड़कर गए थे वो उल्टा और खराब हुआ है। कोई एक नया रेलवे स्टेशन नहीं बनाया, कोई 1 मीटर की रेलवे लाइन नहीं बनाई है, कुछ भी उन्होंने इजाद नहीं किया। जी कुछ भी चीज को आप ये नहीं बोल सकते ये पाकिस्तान ने बनाया है। नया कॉलेज तक नहीं बनाया कोई, जो पहले थे वही है। सर, अभी हिंदूज जो हैं जो कि पाकिस्तान में है, तो अभी अगर वॉर होता है उनका क्या होगा, उनका क्या सिचुएशन रहने वाला है? देखिए, मुझे अपनी सेना पर गर्व है। इन्होंने ऐसी वॉर की कि एक भी सिविलियन नहीं मरा। आतंकवादी ठिकानों पर अटैक सोच नहीं सकते, सोच से परे। मिलिट्री ठिकानों पर अटैक। जी जो रशिया है या जो अमेरिका है वो भी हैरान है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है मगर उसके सिविलियन इलाकों पर हमला करके। हम्म लेकिन जो इंडिया ने हमला किया, इंडिया चाहता तो पाकिस्तान के, हालांकि ड्रोन हमारे सिविलियन इलाके में आ रहे थे, इंडिया चाहता तो इंडिया की एक मिसाइल लाहौर के लिए काफी है। लेकिन इंडिया ने किसी भी एक मुर्गी का जो जहां पे मुर्गी रखते हैं ना वो भी नहीं खराब की। उनके जो एयरबेस, उनके मिलिट्री ठिकाने, उनके आतंकवादियों के ठिकाने यही नष्ट किए हैं। जी इससे बड़ा सबूत और राइस का क्या चाहिए? हम इकोनॉमिकल राइस हो रहे हैं, हमारी जीडीपी अच्छी हो रही है, हमारा दिमाग है। आने वाली नई जनरेशन के सामने बैठो, आपको आप समझोगे यार मैं अनपढ़ हूं। जी चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आईटी फील्ड में हो, एस्ट्रोनॉट फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो, नई जनरेशन तुरंत आगे बढ़ रही है। हमारी एक यूनिवर्सिटी से जितने ग्रेजुएट निकलते हैं ना बच्चे, कई कंट्रीज में उतने नहीं निकलते। हमारी एक आईआईटी में से जितने इंजीनियर निकल जाते हैं ना, जी पूरे यूएस में नहीं निकलते उतने। और वो क्या कर रहा है? हमारे इंजीनियर्स को अभी भगा रहा है। ट्रंप देखो, अपने पैर पर एक होता है कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी के ऊपर ही पैर मार देना। लेबर्स काम करती थी कौन सी? मैक्सिको की, इंडियन, पाकिस्तानी, जी बांग्लादेशी। ये लेबर्स जाके वहां पे काम करते थे। इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर्स कहाँ के? इंडिया के। इंडिया के। अब लेबर उन्होंने भगा दी, बहुत बुरी तरह भगाई, और दुश्मन बना के भगाई अपनी। और उसके ऊपर उन्होंने अभी ये भी बोल दिया है कि इंडिया में कोई पैसा भेजेगा तो उस पर भी सरचार्ज लगेगा। हाँ ट्रंप भस्मासुर है। भस्मासुर की कहानी पता? बताइए। एक राक्षस होता था भस्मासुर। उसने तपस्या करके भगवान शिव से एक वरदान ले लिया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बस फिर क्या था, वो पहले तो शरीफ था, लेकिन जब उसने ये वरदान मिल गया वो बदमाश हो गया। वो सबके ऊपर हाथ रख के उसको भस्म करते जाना था। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। वे लड़की बन के आ गए, उसके सामने नाचने लगे, वो भी नाचने लगा। नाचते नाचते उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा, उसने भी अपने सर पे हाथ रखा और खुद भस्म हो गया। यही बात अमेरिका के साथ हो रही है। अमेरिका को चला कौन रहा था? जो इमिग्रेंट्स लोग थे। मैं खाली इंडियन की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, मैक्सिको के लोग, अफ्रीका के लोग, यही तो चला रहे थे। जी तो कहने का मतलब है एक कंट्री अपने आप नाश कर रही है। यूरोप में तो बत्ती जाने शुरू हो गई। जैसे हमारे यहाँ पे होता था ना, पहले लाइट चली जाती थी, अब यूरोप में वो शुरू हो गया। रही सही जो यूरोप है वो रहा सहा रशिया पे डिपेंड है। रशिया आज गैस बंद कर देना, पूरा यूरोप अंधेरे में हो जाएगा। उनके पास कुछ नहीं है, नया स्ट्रीट भी नहीं उन्होंने बनाया हुआ है। आप पिक्चरों में देखो, पुरानी गलियों में, ये अच्छी बात है उनकी कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। नहीं तो हमारा जैसा इंडियन डिसिप्लिन वहां पे चला गया ना, तो ट्रैफिक जाम में ही रहेंगे वो लोग। छोटी छोटी गलियां 10-10 मीटर की, 15-15 मीटर की, वो उसी में रह रहे हैं। पुराने मकान है। वो जो पूरा लूट मचाई थी ना इंडिया में या पूरे अफ्रीका में, वो उसी का खा रहे हैं। लेकिन कब तक खाते रहेंगे? सही बात है। तो ये स्टार्स हैं, ये शनि हक में है हमारे। जब शनि हमारे हक में है ना, तो बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जी शनि हक में होगा, राहु सबसे पहले हक में आएगा। राहु का मतलब सीनियर्स। तो हमारे जितने भी पाइनियर्स लोग हैं, थिंक टैंक लोग हैं, वो अच्छी सलाह देंगे। फिर उसके बाद केतु हक में आएगा। केतु का मतलब जूनियर्स,
जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो नई जनरेशन है। जी। सूर्य, सूर्य का मतलब है ब्रांड्स, भारतीय ब्रांड चलेंगे। चंद्र, चंद्र का मतलब सेल्स, दिमाग। मंगल, लक। बुध, हार्ड वर्किंग। गुरु, दिमाग। तो चंद्र भी दिमाग है, गुरु भी दिमाग है। चंद्र वो दिमाग है जो हमारी माइंड की सोच रखती है, गुरु प्रैक्टिकल दिमाग है, गुरु ख्वाबी दिमाग नहीं है। तो ये सारे के सारे स्टार्स इंडिया के हक में हो गए हैं। तो अभी अच्छा वक्त आना ही है, आ गया हो है, गया है। आ गया है, अच्छा वक्त आ गया है। मेरे पे नहीं विश्वास है ना, 1 लाख रुपए लो, निफ्टी में डाल दो और भूल जाओ 2050 तक 1 करोड़ हो जाएगा। जमीन लो, जमीन छोड़ो। ये बात खाली मुझे नहीं पता, ये बात इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी पता है, और वो लोग लाइन बना के अभी इंडिया में आ रहे हैं। अभी ट्रंप ने बोला ना कि इंडिया में से एप्पल हटा दो। हाँ। ट्रंप का कहना माना उन्होंने। मोदी जी ने कहा था, यहाँ हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खाली इशारा ही किया कि बांग्लादेश हमारे साथ सही नहीं चल रहा है, तो हमारे जो व्यापारी हैं उन्होंने बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद कर दिया, पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया। एप्पल नहीं कर सकता था, उसको पता है कि मैं किसकी बात मानूं, मोहम्मद तुगलक की? स्टार्स की बात होती है। एक टाइम ऐसा आता है, कमांडर कमांड करता है और फौज भागती है सामने वाले को कुचलने के लिए। तो अभी इंडिया ग्लोबल लीडर बनने के तरफ है। देखिए, लीडर की पहचान क्या होती है कि वो दिखे ना मैं लीडर हूं। जब तक पता चले कि वो ग्लोबल लीडर है, आज से 25 साल पहले किसी को नहीं पता था कि चाइना सुपर पावर है। अगर यूएस को पता लग जाता कि चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है, वो कभी मदद नहीं करता। चाइना राइस होता गया, होता गया, होता गया, जब तक ये बात हजम हुई कि वो सुपर पावर है, वो बहुत आगे निकल चुका था। ऐसे ही जब पूरे वर्ल्ड को ये पता चलेगा जी, तब तक हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। और रुपये का वैल्यू, वो देखिए, रूपी का वैल्यू, आप एग्जांपल है, अब भारत में बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं। जी, हम आज ही कह देते हैं कि डॉलर जो है वो 50 रुपए हो गया 85 से, तो वो सारी आईटी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट तो डॉलर्स में है। इंटरनेशनल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, यही गलती तो ट्रंप कर रहा है। एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी, कि दुबई से कुछ साल पहले भारत ने 200 टन था, शायद मुझे फिगर याद नहीं है, गोल्ड खरीदा था। ओके, ठीक है, उसके बाद में बैंक ऑफ अमेरिका से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से गोल्ड छुड़वा के लाए। जब ये दुबई से खरीदा था, मेरा ख्याल 50,000 रुपया तोला गोल्ड का रेट था। डबल हो गया। डबल हो गया। जब ये इंग्लैंड से लेके आए थे तभी 75 कुछ था, तकरीबन 95 हो गया। हो गया जी। तो और उसके बाद में अभी भारत का खजाना तो पड़े पड़े बढ़ गया। दूसरी बात, जो डॉलर्स के ऊपर अभी ब्रिक्स आएगा, और ओके, आपको एक चीज नहीं पता, अमेरिका बारूद पर बैठा हुआ है, कर्जे का बारूद। ओके, उसकी जो एनुअल बजट होता है ना, 12 साल का एनुअल बजट, 1 साल का नहीं, 12 साल का एनुअल बजट गिन लो रक्षा का, डिफेंस का, इज इक्वल टू उसका टोटल कर्जा। इतना कर्जा उसके ऊपर। तो जिस दिन ये बारूद जला ना, वो बहुत बुरी तरह जलेगा, और भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। जी, बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपकी उम्र में ही आप देखोगे अमेरिकन लोग जो है वो अफ्रीका में जॉब करने जा रहे हैं, दुबई में काम मांगने जा रहे हैं। ये बहुत जल्दी होगा, और उनको कुछ आता भी नहीं है। बहुत सारे अमीर आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं है। जब वो बाप मर जाता है ना, तो बच्चे पहले तो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच के गुजारा करते रहते हैं, और बाद में वो मैनेजर लेवल पे भी काम नहीं कर पाते, तो मजदूरों के लिए काम करते हैं, मजदूरों की तरह काम करते हैं। तो ये हालत वहां पे होने वाली है। और सर, इंडिया की क्या सिचुएशन आप आगे देखते हैं, इकोनॉमिक वाइज आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कहाँ जाने वाला है इंडिया? नंबर 1, मैं नंबर 3 भी नहीं गिन रहा हूं अभी। नंबर 1,
ओके। क्योंकि हमारा मुकाबला सीधा चाइना से होगा। यूएस अपने आप नीचे आ रहा है। अब देखो, अगर मैं वही दिल दिमाग और आत्मा वाली बात कर रहा हूं, जी। दिमाग कहता है कि नहीं भैया 6.5% के हिसाब से अगर हम आगे भी बढ़ेंगे ना तो थर्ड पे आएंगे, ये दिमाग कह रहा है। दिल कह रहा है मेरा देश है, तरक्की करे। लेकिन मेरी आत्मा की आवाज है कि अब भारत को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, और नंबर 1 आने पर कोई नहीं रोक सकता। लिख के ले लो। अगर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, मेरे इस बाइट को सेव करके रख लो, और इसमें से कुछ भी फर्क हुआ तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। सर बहुत बड़ी बात। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा देश है, मैं दिल से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि दिल तो मेरा भारत के लिए ही होगा। अगर एक बॉल में 30 रन चाहिए होगी तो भी मेरा दिल भारत के लिए ही धड़केगा कि मेरी टीम को जीत जाए। मेरा दिमाग कहेगा यार एक बॉल में 30 रन कहां बन सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा बोल रही है कि ये तरक्की होगी। हम नंबर 3 पर भी नहीं आएंगे, नंबर 1 पर आएंगे। कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। और सर चाइना? चाइना जब तक जिनपिंग है तब तक चाइना है। ओके। चाइना के लिए क्या है, डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म में यही फर्क है। कम्युनिज्म एक लाइक अ किंगडम, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो चाहे वो चाइना हो, वो एक आदमी पर टिका हुआ है। भारत एक आदमी पर टिका नहीं हुआ है। भारत में डेमोक्रेसी है। जी। तो चाइना बिल्कुल जमीन पे नहीं आएगा। चाइना लेकिन कम होगा, या बिल्कुल स्पीड 0 हो जाएगी, जैसा जापान की है ना। जापान की स्पीड खत्म हो गई है, कोरिया की स्पीड खत्म होगी, चाइना की स्पीड 0 पे आएगी या हल्का सा माइनस पे आएगी। लेकिन भारत की स्पीड बढ़ती जाएगी। और अगर आप सच्चे भारतीय हो तो ये मेरी बात याद रखिएगा, जो रेड लाइट आप क्रॉस करते हो ना, वो फ्रांस की रेड लाइट नहीं है, वो भारत की रेड लाइट है। मेरा देश, ये सोचो आप, जहां पर आप कूड़ा करकट फेंकते हो वो बांग्लादेश नहीं है, वो यूरोप नहीं है, वो भारत है। जो डिसिप्लिन, खाली गवर्नमेंट पर मत छोड़िए, अगर आप डिसिप्लिन को अडॉप्ट करोगे, इस तरक्की को बहुत तेजी से आगे लेके जाओगे। भारत में टूरिज्म बढ़ेगा। आज क्या टूरिज्म बढ़ेगा बताइए? टूरिस्ट आके यहाँ पे कार चला सकता है मुंबई में या किसी भी शहर में? उसको पता मेरी कार कोई ठोक देगा, मेरी कार ठोकेगा, और अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो वो अपने चाचा को बुला लाएगा, ये एमएलए है, ये वो है। डिसिप्लिन में आओ पढ़े लिखे भारतीयों, डिसिप्लिन में आओ। भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, ये मैं लिख के दे रहा हूं। आपका टाइम है, आपकी एस्ट्रोलॉजी है, ये भगवान की मदद है। लेकिन भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करे। भगवान जो मदद करते हैं उसको 1 मानो, जो आपका डिसिप्लिन है उसको 0 मानो। 0,0,0,0,0,1 यानी कि 1 करोड़ हो गया। 1 हटा दो, भगवान की मदद हटा दो तो आप 0 हो गए। लेकिन आपका 0 हटा दो तो आप सीधा 1 करोड़ से 10 लाख पे आएंगे। फिर 0 हटा दो, 1 लाख पे आ जाएंगे। 0 हटा दो, 10,000 पे आ जाएंगे। इसीलिए मेरे भारतीय भाइयों, नोट करो, किस्मत और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं। कर्म के बिना किस्मत अधूरी है, किस्मत के बिना कर्म अधूरा है। मैं एक ज्योतिष होने के नाते ये कह दूं कि अभी आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। सच में आपकी किस्मत अभी बहुत अच्छी है, अगले 50 साल तक अच्छी है। लेकिन इसमें अगर आप कर्म का तड़का लगा दोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको। आज आप जाते हो दुबई में, आज आप जाते हो यूएस में जॉब करने के लिए, आपको याद है ना, पैरों में बेड़ियां पहन के भारतीयों को वापस भेजा था। मुझे शर्म आती है इस बात पर, आप भी शर्म महसूस करो। हम बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। हम उनकी एम्बेसी को बोलेंगे, उनके लोगों को यहां से बोलेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनो, दफा हो जाओ वापस। मर्दानगी है, आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर अपने देश से प्यार है, तो शुरू हो जाओ अभी। आप किसी भी धर्म से हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं। आप सिख हो सकते हो, आप मुसलमान हो सकते हो, आप हिंदू हो सकते हो, मगर आप भारतीय हो। वो बेइज्जती भारतीयों की हुई थी। हमारी कौन सी हुकूमत है छोड़ दो, मुझे हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, गवर्नमेंट पे भरोसा मत करो, गवर्नमेंट को देना। गवर्नमेंट हम ही है ना, गवर्नमेंट हमारी है। मैंने अपने बच्चों को कहा कि आईटीआर भरो, टैक्स भरो, गवर्नमेंट को दो, मांगो मत गवर्नमेंट से कुछ। हम आगे बढ़ेंगे।
एक एक आदमी आगे बढ़ेगा जब देश आगे बढ़ेगा तो। नहीं तो यूक्रेन का हाल देख लो, जेलेंस्की के हाथ में देके क्या किया उन्होंने। पाकिस्तान का हाल देख लो, मुझ पर भरोसा मत करो, यूट्यूब खोलो, देखो उनका हाल क्या हो रहा है। अगर आपको उस हालात में वापस नहीं जाना है तो खुद मेहनत करो, किस्मत तो है, साथ में मेहनत है। सर अभी जैसे कि आपने मुझे बताया कि दिल्ली पे अभी जितने लोगों ने भी राज किया तो कोई रहा नहीं वहाँ पे, तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो उधर है, वो क्यों उधर है फिर? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जी। पार्लियामेंट वहां पर नहीं है। पर दिल्ली में है। मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट दूसरी जगह पर चलेगी, शिफ्ट हो गई। ओके। आ, लेकिन आप मेरी आपकी बात कर, नेहरू जी आए, जी। नेहरू जी का बेटा है? नहीं। नहीं। शास्त्री जी आए, जी। उनकी डेथ हो गई। जी। इंदिरा जी आई, जी। उनके दोनों बेटों की डेथ हुई। जी। वीपी सिंह जी के बेटे नहीं है, चंद्रशेखर जी के बेटे नहीं है, नहीं। वाजपेयी साहब की कोई औलाद नहीं है, मोदी जी की कोई औलाद नहीं है। जी। डायनेस्टी जो है ना, कोई टिक नहीं सकती इस जगह पे। ओके। और शायद, मैं पक्का नहीं कहता हूं, क्योंकि मोदी जी अक्सर बहुत शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि G20 में उन्होंने लक्ष्मी चक्र को पीछे लगाया हुआ था। मैं अक्सर लक्ष्मी चक्र बैलेंस की बात करता हूं, उन्होंने लक्ष्मी चक्र को पीछे लगाया हुआ था। और वो, अगर G20 मीटिंग आपको याद होगी तो उन्होंने इसीलिए पार्लियामेंट हाउस नया बनाया। आई एम नॉट श्योर, उनकी कुछ और सोच हो सकती है, मगर उनकी जगह पे मैं होता तो मैं ये सोच रखता। ओके। ओके। और अभी चेंज होगा दिल्ली से, ये जो गवर्नमेंट का पार्लियामेंट जो है, जो नहीं, अभी रियासत। एक जगह से हट गए ना, जी। दूसरी जगह पे चले गए, ये हो गया, एक तरह से स्थानांतरण हो गया। स्थान परिवर्तन हो गया उस जी। जगह का, तो वो योग अब रहेगा नहीं वैसा जो वो योग रहेगा, वो योग रहेगा। इसके लिए अगर पूछ रहा हूँ। अगर मैं, मान लीजिए आप मेरे को पूरी अथॉरिटी देते हो, जी। भारतवर्ष मेरे को अथॉरिटी देते कि भाई विद्यार्थी जी आप कुछ भी करो, हाँ। तो मैं तुरंत दिल्ली से एमपी शिफ्ट करवाऊंगा भारतीय राजधानी। रीजन क्या है? ये बात ना मोहम्मद तुगलक ने भी सोची थी। हालांकि लोग मोहम्मद तुगलक को बहुत बोलते हैं, मोहम्मद तुगलक ने कई चीजें सोची थी। एक, कि दिल्ली से राजधानी को हटाना। दूसरा, ये जो हाईवे चल रहा है ना, जी। सबसे पहले उसी ने सोचा था कि लोगों के खेतों में से होकर नहीं निकलना, एक हाईवे होना चाहिए। उसके बाद पहले जमाने में क्या होता था कि सिक्के चलते थे, गोल्ड का सिक्का। जी। ये जो सिस्टम है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जब भी गोल्ड तो रिजर्व बैंक रख लेता है, खजाना रिजर्व बैंक के पास होता है। आपके पास सिर्फ एक पेपर पे नोट लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन अदा करता हूं। वो करेंसी नहीं है, वो करेंसी है, मींस वो दौलत नहीं है, वो लक्ष्मी नहीं है। वो तो किसी दिन नोटबंदी में भी सबको पता लग गया, बैठे बैठाए आपके नोट कागज हो गए। जी। तो ये बात सबसे पहले मोहम्मद तुगलक ने सोची थी। और लेकिन उसकी गलती क्या हो गई थी कि उसने चमड़े के सिक्के के ऊपर ये लिख कर दिया था। ओके। तो हिंदू समाज में तो चमड़े का सिक्का उन्होंने किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद उसने दूसरी बड़ी गलती की, उसने कहा अच्छा ऐसा है कि मैंने गलती कर दी, सिक्के वापस लाओ। तो मान लो उसने 10,000 सिक्के इशू किए थे तो 20,000 वापस आ गए। ऐसे कैसे? लोगों ने बेईमानी कर दी ना, उन्होंने घर पर छापने शुरू कर दिए, दे दिए। जैसे नोटबंदी में मान लो कि नोटबंदी की है 10,000 करोड़ की, वापस आ गए 20,000 करोड़, ऐसा हो गया था मोहम्मद तुगलक के समय में। तो एक तो वो चीज है। फिर उसके बाद में दिल्ली राजधानी रही, जो मैंने बात कही है महाभारत के समय में, पाटलिपुत्र राजधानी थी। ओके। जिसको अब पटना कहते हैं। पटना का राज म्यांमार से लेके, इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान तक था। महाराजा अशोका गुप्ता जो है, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। ओके। और दूसरी ओर साउथ में विजयनगर। दिल्ली की तरफ तो किसी ने देखा नहीं। तो क्यों दिल्ली में ही बनी है अभी? क्योंकि अंग्रेजों ने यह सोचा था कि दिल्ली सेंटर में है, ओके। कलकत्ता सेंटर में नहीं है ना। कलकत्ता से, क्योंकि अंग्रेजों का राज अफगानिस्तान तक था,
सिंध था, बलूचिस्तान तो इतना नहीं था उनके पास, उधर से नॉर्थ ईस्ट पूरा था, नॉर्थ ईस्ट से आगे म्यांमार था, और वहां से देखो तो आप दिल्ली पूरा सेंटर में पड़ता है। ओके, उन्होंने ये बात सोची थी। ये शिफ्ट होगा कभी in नहीं future? मेरे को नहीं लगता अभी अभी इतना वैसे तो पॉल्यूशन के हिसाब से दिल्ली को शिफ्ट कर देना चाहिए, राजधानी को एक सॉफ्ट से शहर में बनानी चाहिए, जहां पर नई टेक्निक्स हो, आईटी हो, पूरा शहर वाईफाई हो, जिसको स्मार्ट सिटी बोल सकते हैं। जी। तो लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर आपको कहा जाए ना कि आप अपनी फैक्ट्री को उठा के बाहर ले जाओ, तो वो भी आसान नहीं होता। ये तो पूरी देश की राजधानी है, रिजर्व बैंक है, आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पे सभी बैंकों के हेडक्वार्टर्स हैं। पर होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से होना चाहिए, इट्स माय पर्सनल चॉइस। ओके। और जो गवर्नमेंट है वो अभी नई गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी ही आएगी या कोई और आएगा? देखिए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, जी। हालांकि फिलहाल मुझे कोई लीडर नजर नहीं आ रहा भारत में के विपक्ष में, विपक्षी पार्टियों में कोई अच्छा बड़ा लीडर नहीं आ रहा नजर। लेकिन एक बात बता दूं कि भारत का समय अच्छा है। जब समय अच्छा होता है ना, तो अच्छे लोग अपने आप आ जाते हैं। मोदी जी के बाद कौन आएगा, क्या लग रहा है आपको? कोई नया चेहरा होगा, ओके, जो अभी जो लाइमलाइट में नहीं है, यंग है। यंगस्टर ही होगा। यंगस्टर होगा जो, क्योंकि अभी क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम अभी कहां पर खड़े हैं, ये हमारी बदौलत नहीं है। अभी अगर कोई आईटी में से ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं, जी। तो उनके लिए नहीं है, उनकी मेहनत नहीं है, ये मेहनत है उन लोगों की जो 1970 में, 1980 में बर्तन साफ करते रहे, जो माँ बाप चपरासी का काम करते रहे, ऑटो रिक्शा चलाते रहे, हाथ रिक्शा चलाते रहे, रेहड़ियां लगाते रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। अगर आज की जनरेशन कुछ है, अगर मान लीजिए मैं आज एमबीए हूं, तो मेरे माँ बाप की बदौलत से, उनकी मेहनत की बदौलत से। मेरी मदर जो है वो अनपढ़ थी, मगर वो हमेशा मुझे पढ़ाती थी। और ऐसी मेरी अपनी स्टोरी नहीं है, बहुतों की स्टोरी है। इसीलिए हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। इंसान जैसा होगा, अपना लीडर वैसा ही चुनेगा। मेहनती आदमी, चांदी का चम्मच नहीं मिला उन्हें, हमने चांदी के चम्मच वालों को डिनाई कर दिया, तो कि मेहनत करके जो आगे आया, तो यही होगा। दूसरा जो लीडर आएगा वो भी यही इंटेलिजेंट होगा। अब वो बड़े परिवार से हो, छोटे परिवार से हो, इसका कोई वो नहीं होगा, तो बट वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। और मेरी पर्सनल चॉइस, फिर से बोल रहा हूं, मेरी पर्सनल चॉइस है, अगर आज पूरी कैबिनेट में कोई सबसे अच्छा, कोई सबसे दिमाग वाला आदमी है, तो वो है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी। जी। मैं पर्सनली फैन हूं उनका। क्या स्टाइल है उनका, क्या लीडरता से बात करते हैं सबके साथ। इंटेलिजेंट तो है ही, नो डाउट, जी। दुनिया की नॉलेज है उन्हें, कई भाषाएं आती हैं, और बड़े इंटेलिजेंट आदमी है वो। सर, ये जो अटैक हुआ था पहलगाम का, ये क्यों हुआ था? कुछ एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर आप समझा पाओ। देखिए, यहां से मैं गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आप चाहे कितना भी कहो कश्मीर शांत है, कश्मीर शांत है, जी। एकदम से इतना टूरिज्म नहीं खोलना चाहिए, ये जानते भी हुए कि दुश्मन हमारे साथ कभी भी कुछ कर सकता है। और एक और बात भी है कि कभी किसी का अंत होता है ना, जैसे भी पाकिस्तान का अंत होने वाला है, तो वो कुछ ना कुछ गलत करता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी के लोगों पर अटैक हो रहे थे। पूरी दुनिया को ये दिखाया जा रहा था कि हम भारतीयों पर बहुत क्रूरता कर रहे हैं, तो इसीलिए भारत भी, उनको, जर्मनी को भी विश्वास हो गया कि भारत भी इसके खिलाफ हो सकता है। भारत एक बहुत बड़ी चीज है। अब भारत को आज या 1920 में डिनाई नहीं कर सकते, हम दुनिया के हर पांचवा आदमी हैं। जी। तो उसी तरह पाकिस्तान, जिसको कहते हैं ना विनाशकाल विपरीत बुद्धि, तो पाकिस्तान का विनाश काल था, आ रहा है।
तो इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और उसके चक्कर में कई लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ऐसा मैं बिल्कुल दुखी हूं और ये जो पहलगाम का कांड हुआ है, ऐसा कुछ वापस कुछ करेगा हाँ, पाकिस्तान? हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अभी भी हम बैठे हैं यहाँ पर भी हो सकता है। ओके। जो शैतान आदमी होता है ना, वो शैतान कभी भी कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता है। और करने से पहले एसएमएस तो आता नहीं। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से पहले एसएमएस नहीं आया था, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पहले एसएमएस नहीं आया था, उड़ी से पहले एसएमएस नहीं आया था। शैतान हर वक्त जी, शैतानी के लिए तैयार रहता है। क्योंकि अगर इतना बड़ा इंडिया ने किया इनके ऊपर, जो अब उससे बड़ा होगा, अब उससे भी बड़ा होगा। अब मैं वो कह रहा हूं ना, फिर वही वाली बात आ जाती, बार बार एक ही बात पर आता हूं, समय अच्छा आया हुआ है। जब समय अच्छा आता है ना, तो आपको सद्बुद्धि आ जाती है। सद्बुद्धि का मतलब क्या होता है कि यार इसको डांट दो, ये चुप करके बैठ जाएगा। सद्बुद्धि का मतलब होता है इसको डांटो मत, इसके पापा को शिकायत करो। सद्बुद्धि का मतलब ये होता है कि इसको भी मत डांटो, इसके पापा को भी शिकायत मत करो, इसको मुर्गा बनाओ, अच्छी तरह से पीटो। हमको क्या डिसीजन लेना है। सद्बुद्धि का मतलब ये होता है, इंटरनल वॉइस का मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्ट का फार्मूला पता हो जाता है कि ये करो तब ये सुधरेगा। और ये न्यूक्लियर वॉर होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। धमकी तो उसी की धमकी छोड़ दीजिए, धमकी छोड़ दीजिए। न्यूक्लियर वॉर किसी कंट्री की तरफ से नहीं होगा। आतंकवादियों के हाथ में लग जाए तो अलग बात है, वैसे होगा ही नहीं। ओके। और विभाजन कितने होंगे पाकिस्तान के, जी? देखिए विभाजन पाकिस्तान के हो चुके हैं। ओके। पाकिस्तानी पंजाबी बलूचिस्तान में सोचे मैं एक फैक्ट्री लगा लूंगा, नहीं लगा सकता। पाकिस्तानी पंजाबी सोचे कि मैं बलूचिस्तान में जाके एक बंगला खरीद लूंगा, नहीं ले सकता। भारत एक है, अखंड है। मैं पंजाब का रहने वाला हूं, अभी मुंबई में आता हूं, मुंबई में रह रहा हूं, जी। ठीक है। अगर मैं पाकिस्तानी पंजाब का होता तो मैं कराची में नहीं जा सकता था। कराची वाले मार देंगे उनको। बलूचिस्तान वाले तो मारने के बाद में लाश भी नहीं मिलने देंगे। और पठानों का तो सिस्टम ही अलग है। वो तो अभी हाल ही की एक वीडियो है जिसमें पाकिस्तान की आर्मी गई थी वहां पे किसी को पकड़ने के लिए, पठानों ने भगा दिया। बोलते पंजाब में जाके ये तमाशा करो, हमारे यहाँ पे नहीं करना। पर ऑफिशियली यही चीजें ऑफिशियली में कन्वर्ट हो जाती है। यही चीजें एक दिन ऐसा आएगा, ऑफिशियली कन्वर्ट हो जाएगा। आज अभी चाइना, सऊदी अरब और अमेरिका पाकिस्तान से अपना हाथ पीछे खींच देना तो पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। लोग लोग को मार देंगे, ज़ॉम्बी बन जाएंगे। और सिर्फ इसीलिए कि उनके पीछे ये हाथ है। वो हाथ इसीलिए कि वो भारत के खिलाफ है। लेकिन वही वाली बात, समय अच्छा हो तो हमारे खिलाफ कोई नहीं हो सकता, मजबूरी में हाथ खींचना पड़ेगा। वो भी टाइम दूर नहीं है। वो टाइम दूर नहीं है। अभी जब भी ताश खेलते हैं ना, गेम खत्म हो जाती तो पत्ते फेंकने पड़ते हैं जी। कि भाई खत्म हो गया, ये मेरे पास दुक्की थी, ये सप्ती थी, ये खत्म हो गई है। चेस खेलते हो तो चेस के बाद में ना एक टाइम ऐसा होता है कि राजा भी जिंदा होता है, वजीर भी जिंदा होता है, मगर उसको पता होता है कि अभी मैं हार गया हूं, तो वो कहता है नई बाजी लगाते हैं। तो वही वाली बात होगी, वो टाइम आ चुका है। और जो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी भारतीय या फिर हिंदू हैं जो पाकिस्तान में रह गए थे, तो अगर वो अभी आना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ होगा कि इंडिया स्टैंड लेगा उनके लिए? देखो कृष्णा, मैं एक बात बताऊं आपको, जी। हिंदू मुस्लिम हम लोगों ने बनाए, दुनिया कृष्णा ने बनाई है। या तो मैं कृष्णा को नहीं मानता कि उन्होंने दुनिया बनाई है, और अगर मेरे कृष्णा ने दुनिया बनाई है तो जापान से सूरज जब उगता है ना तो भारत में आ जाता है। तो कृष्णा ऐसा नहीं करते कि यार पाकिस्तान में सूरज नहीं आएगा, सीधा अफगानिस्तान में आएगा या सीधा अरब में आएगा। ये पाकिस्तान अच्छी कंट्री नहीं है। भगवान के लिए सब बराबर है। वो क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है। बाढ़ आएगी तो सब डूबेंगे, जी। खेती होगी तो सबको अनाज मिलेगा। जी। कभी भी याद रखिएगा ये बात। ये मैं आत्मा से बोल रहा हूं, अभी मैं दिल से नहीं बोल रहा हूं। मैंने अभी कुछ देर पहले ये
एक पोस्ट डाली थी कि पाकिस्तान का भी अच्छा टाइम है, जोग्राफिकल अगर इंडिया है अच्छा तो पाकिस्तान का भी अच्छा टाइम है, लेकिन उनके लिए अच्छाई यही है कि चेंज द रूल, चेंज द रूल, चेंज द रूलर। उनके लिए फायदा इसी में है। जी हमारे यहाँ पर रूल सब अच्छे चल रहे हैं, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम बस डिसिप्लिन की है, पब्लिक डिसिप्लिन, गवर्नमेंट के डिसिप्लिन की नहीं है, पब्लिक डिसिप्लिन की है। गडकरी साहब आपकी सड़कें बना सकते हैं, सड़क पर गाड़ी आपने चलानी है, जी अब हमें पब्लिक को सुधरना है। उनके यहाँ पे पब्लिक, हालांकि पब्लिक भी बिगड़ी हुई है कहीं पर भी, वो भी हमारी तरह सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, लेकिन उनकी गवर्नमेंट बहुत बिगड़ी हुई है। जी लेकिन अब समय आ गया है कि उनके यहाँ पे टोटल चेंज हो जाए, इज्जत से हो जाएंगे तो ठीक है, मार खाएंगे। वही वाली बात जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, कि एक बच्चे को आप इशारा करते हो, ओए शोर नहीं मचाना, वो चुप करके क्लास में बैठ जाता है। एक बच्चा वो होता है कि मास्टर उसको थोड़ा सा डांट देता है, आज तुमने फिर शोर मचाया, फिर लास्ट में छड़ी उठा के मारता है, फिर कहता है अपने फादर को बुला के ला, फिर कई बार फादर की भी बेइज्जती होती है। तो वही वाली बात है, स्टेप्स आएंगे, अभी कौन से स्टेप पे वो हटेगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। मोदी जी ने कहा था कि 2047 तक वो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री में देखना चाह रहे हैं। कोई भी आए, मोदी जी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जब ये टाइम अच्छा है ना तो अच्छा टाइम आएगा। डेवलप्ड कंट्री डेवलप हो गए हम एक तरह से डेवलप कंट्री है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, पब्लिक में प्रॉब्लम है। जी डेवलप कंट्री का मतलब क्या होता है कि साफ सफाई। जब भी आप सड़क पे कचरा फेंक रहे हो तो इसमें गवर्नमेंट ने तो नहीं आपको बोला ना। जी जब भी आप रेड सिग्नल तोड़ रहे हो, जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े नहीं हो रहे हो, या पब्लिक ग्रीन सिग्नल देख के भी सड़क क्रॉस कर रही है, या रेलवे में हम एक के ऊपर एक झटक रहे हैं, या बिना वजह कोई टीम जीत गई तो हम पागलों की तरह आहुतियां देख रहे हैं, वो कुर्बानी थोड़ी थी। जी जब भी आप एक टीम जीत गई है, आप स्टेडियम में एक के ऊपर एक लाद, सोचो ना, आपके पैरों से जो कुचल के मरा है वो किसी का बच्चा है, जानवर नहीं हो, आप इंसान हो। जानवर भी समझदार होते हैं। जी वो भी, उनको भी नॉलेज होती है। जरूरत हमें डेवलप होने की है, कंट्री को डेवलप, हम डेवलप हो गए तो कंट्री अपने आप हो गई। जी अभी यूपीआई सिस्टम आ गया, आप इनकम टैक्स नहीं छुपा सकते। हाँ ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे एक नंबर में होते जा रही है। हर महीने 2 लाख करोड़ की जीएसटी आ रही है, तो देश को तरक्की करने के लिए और कितना चाहिए। जी सड़कें आज बना दी ना, रोज तो नहीं बनेगी ना। मेट्रो आज आ गई है, रोज तो नहीं मेट्रो बनेगी ना। जी इसके बाद तो हमने इसको यूज करना है। करना है, सही बात है। ये पब्लिक के ऊपर है अभी। सर एस्ट्रोलॉजी वाइज आप क्या देख रहे हैं कि इंडिया तो आगे बढ़ रहा है, पर और ओवरऑल दुनिया में क्या अभी प्रभाव पड़ेगा खराब हो जाएगी पूरी दुनिया। ये टाइम आता है, एक टाइम ऐसा था कि भारत बहुत डेवलप था, दुनिया की 27% जीडीपी इंडिया की थी। जी मगर क्या था तब इंडिया, आप मुंशी उसकी सत्यजीत रे की एक पिक्चर है, शतरंज के खिलाड़ी, वो देखो। उसमें 2 नवाब आपस में चेस खेलते रहते हैं और पीछे से उनकी जो है फौजें कब्जा मारती जाती हैं। जब बुरा टाइम आता है तो ऐसा आता है। तो ऐसा अभी हाँ, भारत का ऐसा टाइम नहीं है, अभी भारत का डेवलपिंग का टाइम है। और सर एस्ट्रोलॉजी से बात निकली थी कि आपको काफ़ी सेलिब्रिटीज़ अभी अप्रोच करते हैं पूछने के लिए। सर किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं? देखिए, सेलिब्रिटीज हो या नॉर्मल इंसान हो, जी क्वेश्चन सेम होता है उनका। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की गर्लफ्रेंड से अनबन चल रही है, किसी की पिक्चर्स सेलेक्ट नहीं है, किसी को पिक्चर मिल नहीं रही है, किसी की सेंसर बोर्ड में फंसी हुई है, जी तो सेम क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमारा सिनेमा भी है उसको कहते हैं कि एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है किसी भी देश के लिए, ये सिनेमा चेंज होगा?
सिनेमा चेंज जो है ना, सिनेमा जो है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। बुक्स, जी। सिनेमा, जितने भी मीडिया चीजें हैं, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर होती है। जो आपको दिखता है वही आप करते हो। अब आपके ऊपर ही एग्जांपल लीजिए, आप जो है मुझसे ये वॉर के ऊपर, सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर बात कर रहे हो, जी। अगर उसकी जगह पे कुछ और हुआ होता तो हमारा सब्जेक्ट वही होता। तो जो समाज में बीत रहा है, मैंने ट्रैफिक पर बात की, मैंने ट्रैफिक में देखा प्रॉब्लम है, अगर हमारा ट्रैफिक सही होता हम उस पर चर्चा ही मत करते, हम ट्रंप पर चर्चा ही मत करते। जी। तो सिनेमा भी वैसा ही है, जो आप करते हो वो दिखाते हैं। अगर और वो दिखाने के लिए उनका एक अपना स्टाइल होता है। कोई बुक्स लिखता है, जी। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है, कोई फिक्शन बनाता है, कोई शॉर्ट फिल्म्स बनाता है, वो अलग अलग चीजें हैं। और सर सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव फैलता है, सब कह रहे हैं कि इंडिया अभी जीता पर नैरेटिव वॉर शायद हारा है। नहीं नहीं, प्योर जीता, इंडिया प्योर जीता, इसमें कोई शक नहीं है। ओके। और दूसरी बात यह है कि जीता हारा क्या हो शब्द होता है। लाहौर भी तो इंडिया का पार्ट है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है ना, तो लाहौर भी इंडिया का पार्ट है। जी। ननकाना भी तो भारत का है, करतारपुर भी तो भारत का है, हिंगलाज भी तो भारत का है। जी। ये हमसे अलग हुए लोग जो जबरदस्ती अलग किए गए, और अभी उनकी माइंड सेटिंग जो इतनी खराब हो चुकी है, वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था, भैया आराम से रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो है ही मेरी। जी। एक आदमी को आप अलग कर देते हो कि भैया तुम ये मकान तुम ले लो, ये मकान मैं लेता हूं, उसके बाद में भी वो आपके मकान पे पत्थर मारे। तो हमारे पंजाबी में इसको कहते हैं जुतियां दी भुख, छितरा दी भुख। अब जिसको जुतियों की जो भूख लगी हुई है, तो आप उसको क्या कहोगे। और ये अखंड भारत बनेगा आगे? मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, ये मेरी सोच। पर फिर से मैं बनेगा। कह रहा हूं, देखिए अखंड भारत बन गया ना तो हिंदूज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बताइए। अखंड भारत की आबादी कितनी है? अफगानिस्तान प्लस ईरान प्लस पाकिस्तान प्लस बांग्लादेश प्लस इंडिया प्लस श्रीलंका प्लस नेपाल प्लस भूटान प्लस म्यांमार जी। प्लस मालदीव, इन सबकी आबादी आप गिनो तो तकरीबन 2.5 करोड़ हो, 2.5 अरब हो। ठीक है, आज की तारीख में हिंदू 78% है इंडिया में। और जब ये आप सब मिला लोगे तो हिंदू 46% रह जाएंगे, 45 या 46%। और मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन 49 के करीब हो जाएगी। तो नेचुरली राष्ट्रपति भी उनका बनेगा, प्रधानमंत्री भी उनका बनेगा। जी। आज जो प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, ये बड़ी हो जाएंगी। बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद भी जो इंडिया, अब ये तो हो नहीं सकता कि अखंड भारत, हमको अफगानिस्तान चाहिए तो अफगानी जो जनता है भाग जाओ वहां से, पाकिस्तानी जनता भाग जाओ। 26 करोड़ पाकिस्तानी है, 8 करोड़ ईरानी है, 6 करोड़ अफगानी है, जी। बांग्लादेश में 18-20 करोड़ बैठे हैं, और वो तकरीबन 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। तो ये देश तो पहले से ही, जो जिसको हम हिंदुस्तान कहते थे 47 से पहले, या जो उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा मानी जाती थी, फिर वही हो जाएगा। तो नहीं होना चाहिए। आज जो हम डिसीजन लेते हैं, जी। ये बिल्कुल भी लेने नहीं देंगे। सबका लेना पड़ेगा डिसीजन। सबका डिसीजन नेचुरली, जब वो लोग बीच में आएंगे तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी। जी। और फिर ये बात है कि ना तो सिख धर्म ना हिंदू धर्म फैलाने पर जाते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हिंदू धर्म जो है वो हिंदूज जो है वो दूसरे को कन्वर्ट कर रहे हैं। जी। कभी नहीं। तो ये रिड्यूस हो जाएंगे और तेजी से रिड्यूस होंगे। तो मेरे हिसाब से अखंड भारत के लिए नहीं सोचना चाहिए, नुकसान है। सर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर था द्वारका, हाँ, तो मुझे द्वारका के बारे में थोड़ा जानना है कि ये द्वारका एक्चुअली में था पहले? हाँ था। द्वारका के बारे में ना, जब भी भगवान कृष्ण जो है ना, जी। उनकी लाइफ जो है वो, भगवान कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जी। जिन्होंने सभी दशाएं जी हैं। जी। सभी दशाओं को जब भी आप मिलाओ ना,
19 साल शनि के और बाकी गुरु के, राहु की राहु। दशा, केतु की दशा, चंद्र की दशा, जब आप सब दशाओं को मिलाओगे तो तकरीबन 119 साल बन जाते हैं। ओके। तो भगवान कृष्ण ने ये सारी दशाएं सही हैं। एक समय ऐसा आया था, भगवान कृष्ण को रण छोड़ खा गया था, लड़ाई छोड़कर भाग गए थे वो। उन्होंने ये भी बताया कि अगर जरूरत पड़े तो लड़ाई छोड़ दो। ओके। वो हमेशा जीतते नहीं रहे। एक समय ऐसा आया था जब मथुरा पे बहुत सारे अटैक हो रहे थे और उन्होंने मजबूरी में मथुरा छोड़कर गुजरात के कोस्टल एरिया में जाके बसे थे, जिसको हम द्वारका कहते हैं। द्वारका में एक मंदिर है सोमनाथ, जिसके पास वो गए थे। सोमनाथ की एक खास बात है कि अगर आप सोमनाथ से एग्जैक्ट नीचे चलते जाएं तो आप साउथ पोल पे पहुंच जाएंगे और बीच में कोई भूभाग नहीं है। जी। जब भगवान कृष्ण वहां पर रहे तो एक समय आया कि वो नगरी डूब गई और जमीन के अंदर है। वो क्यों डूबी थी? अभी कुछ ही वर्षों में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत सारे शहर डूबने वाले हैं, बहुत सारे कोस्टल शहर डूबेंगे। मालदीव है, बांग्लादेश के कुछ एरिया हैं, भारत के कुछ एरियाज हैं, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के कुछ एरिया से समुद्र का लेवल बढ़ेगा। ये एक भूगोलिक घटना है। इंसान कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में से कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। ये भगवान ने बहुत अच्छा चक्र बनाया हुआ है। ये चक्र घूमता है। तो जब वो चक्र घूमा और भगवान कृष्ण और उनकी नगरी वहां समा गई, तो अभी भी उसके अवशेष हैं वहां पे। ओके। और मुंबई भी उनमें से एक शहर होने वाला है? मुंबई को एक एडवांटेज है। मुंबई इसीलिए अंग्रेजों को पसंद था कि मुंबई के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो नरीमन पॉइंट या गेटवे ऑफ इंडिया, जी। ये एग्जैक्ट पहाड़ थे और पहाड़ समुद्र आ रहा है किनारे तक और एकदम से जो नेचुरल बंदरगाह है, 4-5 मीटर ऊंचाई पर शहर बसा हुआ है। ये एक नेचुरल बंदरगाह है। तो इसीलिए अंग्रेजों ने नरीमन पॉइंट बनाया ताकि जितने मर्जी चक्रवात आए उसका शहरों पे असर नहीं पड़ता। अब मालाबार हिल देखो जाके, मालाबार एकदम ऊंचाई पर सडनली समुद्र आ जाता है। इसीलिए अंग्रेजों को यह जगह बहुत पसंद थी। तो जो डच जब ये अंग्रेज से कंप्रोमाइज करने जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजी राजा के साथ, और दहेज में यह शहर दे दिया। जी। 4 सेंट पे शायद दिया था। हाँ जी, नहीं, मैं कोई कॉस्ट नहीं ली थी, उन्होंने वैसे ही दे दिया था। उन्होंने फिर शायद रेंट पे दिया था ब्रिटिश आर्मी को। ये मुझे इस मामले में मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जितनी पता था मैं उतनी बात करता हूँ। सर, ऐसी कोई प्रेडिक्शन हुई है जो आपकी गलत भी रही हो? प्रेडिक्शन गलत रही हो? जी, गलत नहीं रही, लेकिन एक प्रेडिक्शन ऐसी हुई थी कि मैं सोच नहीं सकता था ऐसा हो सकता है। ओके। अभी आपने सेलिब्रिटी के लिए पूछा था ना, जी। तो मैं एक बात बताऊं कि मेरे पास सेलिब्रिटी या नॉन सेलिब्रिटी जितने भी आते हैं, जब वो अपनी पर्सनल बातें करते हैं जी। तो मेरा एक असूल है, मैं अपनी फैमिली से भी नहीं करता। तो ऐसे ही एक व्यक्ति आए थे मेरे पास और उन्होंने अपनी शादी किसी से करने के लिए मेरे से कांटेक्ट किया कि इनसे मेरी शादी नहीं हो रही है, और मुझे भी यकीन नहीं था, मगर आज उनके घर पे 2 बच्चे हैं। ओके। मेरी भी कैलकुलेशन गलत हो गई। और कोई ऐसी प्रेडिक्शन है, कुछ ऐसा आपको कभी फीडबैक आया है कि ये जो बोला था ऐसा नहीं हुआ है किसी से? इंसान हूं, इंट्यूशन से ही काम लेना ना। वही बात, कई बार दिल पर दिमाग हावी हो जाता है, जी। तो दिमाग सोचता है कि ये नहीं होगा या ये हो जाएगा। हम होनी को टाल नहीं सकते। बारिश को मैं बंद नहीं कर सकता हूं, छाता दे सकता हूं। अब उसने छाता कैसे पकड़ा है, कितना भीगने के बाद छाता खोला है, हो जाता है ऐसा, कई बार होता है। लेकिन मेरा सक्सेस रेट 98% से ऊपर है। 1-2 बार ऐसा हुआ है। जी। सर, कोई ऐसी प्रेडिक्शन है जो कि अभी आप करना चाहोगे?
पॉडकास्ट पे। किस बारे में? मैंने तो अभी इंडिया के बारे में एक दावा किया है बहुत। इंडिया के बारे में तो जी। बात हुई है, और किसी बारे में पूछिए आप। बाकी सर ये इंडिया ग्लोबल पावर तो बनेगा, कोई थ्रेट है जिसके कारण जिससे हमको थोड़ा संभलना चाहिए, जी उसके बारे में बताइए। होगा, थ्रेट होगा। क्या थ्रेट रहेगा? देखिए, भगवान करे ऐसा ना हो जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जी। मगर मुझे ये गवर्नमेंट 2029 तक नहीं दिख रही है। ओके। भगवान ना करे ऐसा हो, मुझे बहुत प्यारी लगती है गवर्नमेंट। मेरे देश में मध्यवर्ती चुनाव नहीं होने चाहिए, ये लेकिन मेरी कैलकुलेशन है। मैं खुद को गलत साबित करने में तुला हुआ हूँ कि मैं ऐसा गलत हो जाऊं। ओके। मेरा दिमाग नहीं सोचता, मेरा दिमाग और मेरा दिल, मेरा दिमाग कहता है डिनाई कर इस बात को, मेरा दिल कहता है इस बारे में सोच मत। मगर मेरी इंट्यूशन कह रही है कि मुझे 2029 तक ये गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या कारण हो सकता है? जी। वो बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है, कोई भी बड़ी बात हो सकती है। और वो मैं इसलिए अपने मुंह पर नहीं ला रहा हूं क्योंकि एक बार मैंने लाया था। मैंने अपनी माँ को कहा था मेरे पेरेंट्स की डेथ होने वाली है, जी आपने बताया था। और मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उस दिन के बाद से कोई भी चीज मैं ऐसे अपने मुंह पर नहीं लाता। मैं झूठा साबित हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना इसको कुछ नहीं पता, मुझे मंजूर है, मगर मैं नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलूंगा। जी। तो इसी बात पे सर ये वाला कॉन्वर्सेशन भी हम इधर ही रोकते हैं, हम इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप वापस से मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और कुछ नए टॉपिक के साथ। और अभी तो हमने खैर इंडिया पाकिस्तान पे बात की है, अगला टॉपिक मैं चाहूँगा कि हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में। देखिए, सनातन धर्म तो बेस है। जी। मैं आपसे पिछली बार प्रॉमिस करके गया था कि मैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के ऊपर बात करूंगा। जी। मैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं लोगों को समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को ये जो भ्रम है ना एस्ट्रोलॉजी का, ये बड़ा आसान है। आपने से मैंने अभी एक आधा पौना घंटा बात की है, लेकिन इस दौरान मैंने किसी भी स्टार का नाम नहीं लिया। मैं लोगों से भी यही चाहूंगा, छोटी छोटी बात पर अपनी पोथियां मत खोलो। मेरे पास भी मत आओ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ, मेरे पास भी मत आओ। आप बीमारी का जितना ज़्यादा नाम लोगे ना, उतना ज़्यादा बीमार पड़ोगे। केस के जितनी ज़्यादा बात करोगे ना, आपको एडवोकेट की जरूरत उतनी ज़्यादा पड़ेगी। आप मेरे से भी दूर भागो। मेरा ये पैशन है, मेरा ये व्यापार नहीं है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, व्यापार नहीं चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि आपको दुआ की जरूरत ना पड़े। मेरी भगवान से यही दुआ है कि मेरे चाहने वालों को कभी दुआ की भी जरूरत ना पड़े। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।